हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 7 की। इसके पहले के जो पार्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें। तो फ्रेंड्स, अपने चल रहा था इस चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड था मृदा के बारे में। हमने मृदा उर्वरता के बारे में पढ़ा, मृदा उत्पादकता के बारे में पढ़ा, उसके बाद में मृदा क्षरण पढ़ा। मृदा क्षरण में हमने देखा था मृदा क्षरण दो प्रकार से होता है, एक तो जल के द्वारा और दूसरा वायु के द्वारा। तो अपने चल रहा था जलीय क्षरण क्या होता है। तो जलीय क्षरण हमने पढ़ लिया था, जल के द्वारा होने वाला मृदा अपरदन ही जलीय क्षरण है और जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उस जलीय क्षरण को रोकने की जैविक विधियाँ, उसके अलावा यांत्रिक विधियाँ, दोनों विधियाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ शब्द लिखा हुआ है मृदा संरक्षण। क्या शब्द लिखा हुआ है? मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण क्या होता है? तो ये मैंने पहले बता दिया था कि मृदा अपरदन को रोकना ही क्या है, मृदा संरक्षण है। तो यहाँ मृदा संरक्षण में मुख्य रूप से कौन से क्षरण को रोकने की बात करेंगे? केवल जलीय क्षरण, जो जल के द्वारा मृदा अपरदन होता है उसके संबंध में। जलीय क्षरण को रोकने की जैविक विधियाँ कौन सी है? तो उसमें अ नंबर पर है सस्य संबंधी विधियाँ, यानी कि कृषि की विधियाँ जिनको अपनाकर हम जलीय क्षरण को कम कर सकते हैं या जलीय क्षरण को रोक सकते हैं। एक ये मृदा संरक्षण विधियाँ, तो वही है मृदा क्षरण को रोकना और जल संरक्षण। मृदा संरक्षण को रोकना मतलब मृदा अपरदन को रोकना, और जल संरक्षण का मतलब पानी का संरक्षण करना आदि के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है? मृदा संरक्षण विधियाँ अपनाई जाती है। या ऐसे पूछ लें मृदा संरक्षण विधियाँ क्या है, तो ऐसी विधियाँ जिनके द्वारा मृदा क्षरण को रोका जाता है और जल संरक्षण किया जाता है, वही विधियाँ मृदा संरक्षण विधियाँ कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जलीय क्षरण को रोकने की जैविक विधियाँ, उनमें पहला था सस्य संबंधी विधियाँ, यानी कि कृषि से संबंधित ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम जलीय क्षरण को रोक सकते हैं। तो उसमें पहला है समोच्च खेती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटूर फार्मिंग। कंटूर क्या होता है? तो समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। समोच्च खेती में जो कृषि कार्य होते हैं और जो फसलों की बुआई होती है वो ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं। मतलब जैसे अगर ये पर्वत है तो तुम्हें जो जुताई करनी है, बुआई करनी है, वो इस तरीके से करनी है, ढाल की विपरीत दिशा में। ढलान ऐसे है तो इसकी विपरीत दिशा में सभी कृषि कार्य करने हैं। ढलान अधिक होने पर जो लाइनें बनाई जाएगी वो पास पास में बनाई जाएगी, या जैसे ये है पहाड़ हो गया तो इस पे जैसे बुआई कर रहे हो तो पास पास में करोगे। यदि ढलान ज़्यादा है तो, और ढलान कम है तो कंटूर दूर दूर बनाए जा सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? तो जैसे मान लो ये ढलान है तो ऊपर से पानी बहेगा तो पानी के बहाव की गति कम हो जाती है और मृदा के द्वारा जल का अवशोषण बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि पानी इन लाइनों के कारण धीरे 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 नीचे पहुंचेगा। तो पानी अगर नीचे धीरे धीरे आएगा तो उसका अवशोषण अधिक होगा। क्योंकि जल रुक रुक कर बहता है, इन परिस्थितियों में मृदा क्षरण बहुत कम होता है। तो ये सस्य संबंधी विधियों में पहली विधि थी समोच्च खेती, जिसको हम कंटूर फार्मिंग कहते हैं। ढलान के विपरीत जो खेती की जाती है उसी को हम कंटूर फार्मिंग या समोच्च खेती कहते हैं। सेकंड है भू परिष्करण। भू परिष्करण के द्वारा कैसे हम जलीय क्षरण को रोक सकते हैं? तो भू परिष्करण होता क्या है या टिलेज किसे कहते हैं? तो खेती के लिए जितनी भी क्रियाएं मृदा पर की जाती है उनको हम भू परिष्करण या टिलेज कहते हैं। देखो, बारानी क्षेत्रों में जो जहाँ पर फसल नहीं बोई जाती है या जो खेती की जाती है वो केवल वर्षा के जल पर निर्भर होती है, उन्हें हम कहते हैं बारानी क्षेत्र। तो बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए, ताकि अब गहरी जुताई करने से क्या होगा? मिट्टी के अंदर पानी के अवशोषण की क्षमता अधिक हो जाएगी और साथ में खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, भू परिष्करण की विधियाँ, यानी कि खेती के अंदर जो भी क्रियाएं करते हैं उनके अंदर सही विधियाँ अपनानी चाहिए और औजारों का सही प्रयोग करना चाहिए। सही विधियाँ अपनाने से और सही औजारों का प्रयोग करने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है और इससे मृदा क्षरण कम होता है। नेक्स्ट, मल्चिंग या पलवार इम्पोर्टेंट है, कई जगह पूछ लिया जाता है या मल्चिंग क्या होती है, पलवार क्या होता है। तो जो मृदा की सतह है उसको किसी भी परत से ढक देना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, खेत के अंदर मृदा की सतह को या तो घास से
या फिर पॉलीथीन से या फिर पौधों के अवशेषों से आदि के द्वारा मृदा की सतह को ढकने की जो क्रिया है उसको हम पलवार या मल्चिंग कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे पानी गिरा तो पानी सीधा मृदा की सतह के संपर्क में नहीं आएगा, तो मृदा क्षरण नहीं होगा। इसके द्वारा वर्षा की बूंदें सीधा मृदा के संपर्क में नहीं आती है और पानी के बहने की गति भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा की सतह पर क्या है, पेड़ पौधों के अवशेष है जिनमें जड़, तना, पत्तियाँ होती है। इस कारण से पानी के बहने की गति कम हो जाएगी और जो पानी आ रहा है ऊपर से वो सीधा मृदा की सतह के संपर्क में नहीं आएगा। फसलों के अवशेषों के प्रयोग से साथ में क्या होगा, मृदा की संरचना भी सुधरेगी, क्योंकि उनमें कार्बनिक पदार्थ होगा। कार्बनिक पदार्थ सड़ेगा तो ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस बनेगा तो मृदा की संरचना सुधरती है। 4 नंबर है फसल चक्र। फसल चक्र जानते होंगे, किसी निश्चित क्षेत्र में फसल को हेर फेर कर बोने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। तो उस फसल चक्र में दलहनी फसलों को और घास वाली फसलों को जरूर शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी। यदि दलहनी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी तो वानस्पतिक वृद्धि का मतलब पत्तियां ज़्यादा होगी, ठीक है, शाखाएं ज़्यादा होगी। तो वानस्पतिक वृद्धि होने के कारण ये मृदा की सतह पर छाई हुई रहती है, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। साथ में दलहनी फसलों से जल का संरक्षण भी होता है तथा मृदा की उर्वरता भी बढ़ती, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो उससे उर्वरता बढ़ेगी, ठीक है। जल की बचत होगी, जल का संरक्षण भी होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, सस्य संबंधी विधियों में पट्टियों में फसल को बोना। तो ये और कंटूर फार्मिंग लगभग एक जैसा ही है। ढाल के विपरीत दिशा में समानांतर पट्टियों में भूशरण अवरोधी, मतलब मृदा के शरण को रोकने वाली तथा कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलें बोई जाती है। कौन सी दिशा में? ढाल के विपरीत दिशा में। अब वही है, उससे क्या होगा, जल की गति कम हो जाएगी, ऊपर से बहकर आई मृदा भी फसल के कारण रुक जाएगी, जिससे मृदा अपरदन कम होगा। तो अ नंबर था सस्य संबंधी विधियाँ। ब नंबर है हमारे पास घास संबंधी विधियाँ। ये जैविक विधियों में चल रहा है, जैविक उपायों में। फसल की पंक्तियों के बीच, जैसे 2 कतारें, ये हो गई फसल की, ये हो गई क्रॉप की, ये भी क्रॉप की है। इनके बीच में जो जगह होती है उसमें क्या लगा दी जाती है, यहाँ पे लगा देंगे हम घास। 2 फसल की पंक्तियों के बीच में क्या लगाई जाती है, घास। तो उससे क्या होगा, जो खाली जगह है उसका उपयोग हो जाएगा, वहाँ की मृदा का अपरदन नहीं होगा। फसल की पंक्तियों के बीच में घास की पट्टियाँ बो देने से मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। कैसे? एक तुम्हें शब्द याद रखना है, ले फार्मिंग। फसल चक्र में घास को यदि फसलों के साथ में उगाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ले फार्मिंग। इम्पोर्टेंट है। खेत बड़ा है और मृदा क्षरण अधिक हो रहा है तो उर्वरक की उपयुक्त मात्रा डालते हुए वहाँ पर कुछ समय तक केवल घास ही उगानी चाहिए। कौन सी? तो ब्लू नेपिक, दोब घास या अंजन घास आदि को उगाना चाहिए। क्योंकि एक तो खाली मृदा होती है, एक पेड़ पौधे, किसी मृदा पर पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, तो जिस मृदा पर पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं वहाँ पर मृदा अपरदन या मृदा क्षरण की जो क्रिया है वह कम होती है। ये वृक्षारोपण इसमें आ जाएगा। कैसे कम होगी? वृक्ष क्या करते हैं, जैविक विधियों में तीसरा है वृक्षारोपण। वृक्ष क्या करते हैं, मृदा पर वर्षा की बूंदों के सीधे प्रहार को रोकते हैं। जो वर्षा की बूंदें ऊपर से आएगी वह सीधा मृदा के संपर्क में नहीं आएगी, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरना, पहले तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर पानी गिरेगा, उसके बाद ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा तो वो मृदा की सतह पर गिरेगा। मृदा पर पानी के बहाव का नियंत्रण करते हैं। पेड़ पौधे बीच में होंगे तो बहाव कम होगा। जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मृदा के कणों को बांधे रखती है। पेड़ पौधों की पत्तियां जो गिरेगी वो किसके रूप में काम आ जाएगी, पलवार या मल्च के रूप में कार्य करती है, जिससे मृदा क्षरण कम होगा। दूसरा, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं जो ज़मीन पर गिरेगी वो सड़ेगी, तो उनके अंदर क्या होगा, जीवांश पदार्थ होगा या कार्बनिक पदार्थ होगा। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, साथ में मृदा की भौतिक दशा भी सुधरती है। तो ये वृक्षारोपण का फायदा है। मृदा क्षरण तो कम हो ही रहा है, उसके साथ साथ में मृदा की भौतिक दशा सुधर रही है और मिट्टी के अंदर जीवांश पदार्थ या पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ रही है। तो ये सारी जैविक विधियाँ थी। नेक्स्ट है जलीय क्षरण को रोकने की या मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ। पहली कौन सी विधि है, क्यारी या थाला बनाना। तो एक यंत्र होता है बेसिन लिस्टर। इस बेसिन लिस्टर यंत्र की सहायता से कंटूर के समानांतर, कंटूर क्या था,
ढलान के विपरीत दिशा में खेती कर रहे थे, वही क्या था, कंटूर। तो कंटूर के समानांतर हम किसका निर्माण कर देते हैं, थालों का निर्माण करते हैं। ये थाला क्या करेगा, जल को रोककर जल की गति का नियंत्रण करता है और जल संरक्षण में सहायक है। कैसे, ये पहाड़ है तो इस पर हम क्या बना देते हैं, थाले बना देते हैं। थाला क्या होता है, तो ये जो फल वृक्ष होते हैं उसके चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें पानी भरा जाता है, या कोई भी पेड़ हो गया तो पानी देने के लिए उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है तो इसके चारों तरफ हम इस तरीके से बना देते हैं ताकि उसके अंदर पानी भर सकें, उसे हम कहते हैं थाला। तो कंटूर जो पहाड़ होते हैं जहाँ पे ढलान वाली मृदा होती है वहाँ पर क्या बना दिए जाते हैं, थाला बना दिया जाता है। अब ऊपर से पानी आएगा तो पहले इस थाला में भरेगा, उसके बाद में जब ये भर जाएगा तब जाके वो बाहर निकलेगा। तो यही लिखा हुआ है, यह थाला क्या करता है, जल को रोककर जल की गति का नियंत्रण करता है तथा साथ में जल संरक्षण में सहायक है। दूसरा यांत्रिक उपाय क्या है, अधोभूमि की गहरी जुताई। जो अधोमृदा होती है उसकी एक यंत्र है सब सोइलर, उसकी सहायता से अधोमृदा की गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई करने से क्या होगा, जो मिट्टी के नीचे की कठोर परतें हैं वह टूट जाएगी। इस क्रिया से क्या होगा, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ेगी। जब जलधारण क्षमता बढ़ेगी तो पानी मिट्टी के ऊपर से बहेगा नहीं। जल संरक्षण में सहायक है क्योंकि पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। और मृदा क्षरण भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी भी नहीं बहेगी तो मृदा क्षरण कम होगा। नेक्स्ट है यांत्रिक विधियों में तीसरी विधि है कंटूर टेरेस बनाना। ठीक है, टेरेस का मतलब छत के जैसे ये ढलान है, पहाड़ है, तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये खेत बना लिया, फिर सीढ़ी की तरह जगह छोड़ी जाती है, फिर यहाँ पर खेत बना लिया, तो इन खेतों को हम क्या कहेंगे, टेरेस। पहाड़ों पर खेत बना लिए जाते हैं ऐसे छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं टेरेस। देखो ये ढलान वाली मृदा में बनाए जाते हैं। ढलान वाली मृदा या पहाड़ों में कह सकते हो, पहाड़ों में खेत टेरेस या चबूतरे की भांति बनाए जाते हैं। इन टेरेस या चबूतरों पर जुताई बुआई आदि क्रियाएं आसानी से हो जाती है। इन टेरेस में जल के बहाव की गति कम हो जाती है क्योंकि पानी पहले एक चबूतरे पर या टेरेस पर भरेगा, फिर उसके बाद में दूसरे टेरेस पर भरेगा। जल अवशोषण बढ़ जाता है, जल को अवशोषित करने की क्षमता। इस क्रिया के द्वारा अधिक ढलान वाली मृदा को खेती योग्य बनाया जाता है कंटूर टेरेस के द्वारा, जिससे मृदा क्षरण का नियंत्रण होता है। टेरेस पर उपस्थित यदि ज़्यादा मात्रा में खेत में जल भर जाता है तो उसको साइड में एक नाली बना करके बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंटूर खाई बनाना। तो वो तो सेम ही है, ये पहाड़, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, खाइयाँ बना देते हैं। टेरेस की जगह पर क्या बना देते हैं, खाइयाँ। अब उन खाइयों की लंबाई तो आवश्यकता अनुसार रखते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो चौड़ाई तुम्हें 60 सेंटीमीटर रखनी है। खाई की चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर। और गहराई मतलब वो कितनी गहरी होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर। लंबाई हम आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। और इनका अंतराल यदि ढाल ज़्यादा है तो ये खाइयाँ पास पास में होगी, और ढाल कम है तो इनको हम दूर दूर भी बना सकते हैं। इन खाइयों को बनाकर खाइयों में क्या लगा देते हैं, पेड़, ताकि मृदा का क्षरण कम हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।